मॉर्निंग एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। तो कल की वीडियो में अपन ने देखा था अपना अध्याय जो कि था संप्रेषण, उसका महत्व क्या है और उसके बीच में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो संप्रेषण का मतलब होता है किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब वो सूचनाएं आती हैं हमारी उच्च प्रबंधन से कर्मचारियों तक आती हैं और कर्मचारियों की कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव रहता है तो वो जाता है हमारा उच्च अधिकारियों तक। कुल मिलाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। अब इसमें अपन ने उसका महत्व पढ़ लिया था और उसकी प्रोसेस पढ़ ली थी, साथ ही साथ में संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और उन बाधाओं को अपन कैसे दूर कर सकते हैं। अब आज अपन देखेंगे कि संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कल देखा था संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक संप्रेषण होता है और दूसरा अनौपचारिक संप्रेषण होता है। तो औपचारिक संप्रेषण से आता है उस संप्रेषण से होता है जिसके अंतर्गत किसी भी संस्था के अंतर्गत कर्मचारियों के समस्त कार्य निश्चित रहते हैं, यानी कि कौन व्यक्ति किसको संदेश देगा, कौन व्यक्ति संदेश को प्राप्त करेगा, लिखित रूप में संदेश भेजना है, मौखिक रूप में संदेश भेजना है, यानी कि सारी जब चीजें निश्चित रहती हैं तो वो हमारा होता है औपचारिक संप्रेषण। वही बात करेंगे अनौपचारिक संप्रेषण की, तो अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब होता है संस्था में जो कर्मचारियों में स्वयं ही निर्मित हो जाता है, यानी कि अपनी कोई फीलिंग्स होती है या फिर उनकी कोई समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, तो उनका आदान प्रदान करना ही अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अब इसमें उनको किसी भी कर्मचारी को सूचना मिली, उन्होंने दूसरे तक पहुंचा दी, दूसरे ने तीसरे तक, तीसरे ने चौथे तक, यानी कि कोई मार्ग निश्चित नहीं है, उसको हम कहते हैं वो अनौपचारिक संप्रेषण है। अब यहाँ पर देखेंगे औपचारिक संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला होता है लिखित और मौखिक, यानी कि जो हमारा औपचारिक संप्रेषण है वो लिखित रूप में भी हम संदेश भेज सकते हैं और मौखिक रूप में भी भेज सकते हैं, यानी कि सूचनाएं जहां इंपॉर्टेंस हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां हम लिखित रूप में सूचनाएं भेजेंगे और जहां पर अगर हमें नॉर्मल किसी को जानकारी देनी है तो हम मौखिक रूप से सूचनाएं भेज सकते हैं। दूसरा होता है औपचारिक संबंध, इसका मतलब ये होता है समस्त कर्मचारी जो औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं और समस्त जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं उनके मध्य में फॉर्मल रिलेशन होता है, यानी कि औपचारिक संबंध है, कोई किसी से मतलब में बेफालतू में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं कि कर्मचारियों में औपचारिक संबंध है। तीसरा हम देखते हैं संगठनात्मक संदेश, इसका है कि औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत जब कोई संदेश भेजा जाता है तो वो केवल संगठन के आधार पर ही भेजा जाता है। आपके व्यवसाय में क्या हो रहा है उसी से रिलेटेड सूचनाएं भेजी जाएंगी, इसके बजाय बाहर क्या चल रहा है, कौन से व्यवसाय में क्या हो रहा है, घर परिवार से क्या है, इस सूचना से उनका कोई भी संबंध नहीं होता है। चौथा देखते हैं निश्चित मार्ग, यानी कि इसमें ये निश्चित रहता है कि कौन व्यक्ति किसको संदेश भेजेगा, अर्थात लिखित रूप में भेजेंगे, मौखिक रूप में भेजेंगे, स्वयं जाकर भेजेंगे, तो सारी चीजें क्या होती है इसमें निश्चित रहती है। लास्ट देखिए अधिकृत सूचनाएं, अधिकृत सूचनाओं का मतलब ये होता है जो केवल हमारी संस्था से संबंधित है, उच्च अधिकारियों से संबंधित है, कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, केवल वही सूचनाएं जो है वो हमारी औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आएंगी। अब अपन देखते हैं कि औपचारिक संप्रेषण के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला लाभ होता है व्यवस्थित प्रवाह। व्यवस्थित प्रवाह का मतलब ये होता है कि सूचनाएं कहाँ भेजनी है, किस व्यक्ति को भेजनी है, कौन भेजेगा, वो सारी चीजें व्यवस्थित रूप से होती है। सारी चीजों का एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत ही वो काम होते हैं, इसीलिए इसमें व्यवस्थित प्रवाह सूचनाओं का होता है। दूसरा देखते हैं स्रोत की जानकारी। अब मान लीजिए औपचारिक रूप से एक कमेटी बनी हुई है जिसमें आपके प्रिंसिपल सर है, वो 2-3 सर है, तो अपन को पता चल जाएगा स्रोत की जानकारी की कहाँ से सूचना मिली है, क्योंकि इसमें सदस्य कम होते हैं। अब प्रिंसिपल सर ने सूचना भेजी है या किसी सर ने भेजी है तो वो अपन आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए कहाँ से सूचना मिली है उसकी जानकारी आसानी से हो जाती है। अधिकृत सूचनाएं जो अभी अपन ने देखी थी कि व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं जो होती है वो इसमें प्रेषित की जाती है। स्पष्ट एवं प्रभाव को, क्योंकि जो औपचारिक संप्रेषण होता है वो हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। अब बजाय है महत्वपूर्ण है तो लिखित रूप में दिया जाएगा और नहीं है महत्वपूर्ण तो मौखिक रूप से दिया जाएगा, लेकिन दिया अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही दिया जाता है, इसीलिए मुख्यतः स्पष्ट होता है और इसका प्रभाव अधिक रहता है। बेवजह बोलकर किसी को जानकारी देना उसका इतना प्रभाव नहीं रहता है, जबकि कोई अधिकारी जब कोई सूचना औपचारिक रूप से दी जाती है तो उसका प्रभाव भी अलग माना जाता है। लास्ट देखें उत्तरदायित्व का निर्धारण। मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति ने आपको सूचना दी है, लिखित रूप में दी है, तो जाहिर सी बात है कि उच्च अधिकारी द्वारा दी गई है तो उसकी साइन भी होगी और उसकी सील भी लगी होगी। इसके बजाय कोई और व्यक्ति संदेश देता है तो उसके भी सिग्नेचर इस पर होंगे। तो किस व्यक्ति ने संदेश दिया है, किसकी गड़बड़ी से हमने संदेश को सही से समझ नहीं पाया है, उसका उत्तरदायित्व भी इसके औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन कि औपचारिक संप्रेषण में
लाभ हैं तो उसकी हानियां भी होंगी। तो सबसे पहला होता है कार्यों में वृद्धि। अब मान लीजिए कोई सूचना हमें प्रेषित करनी है तो हम स्वयं जाकर भी कर्मचारियों को कर सकते हैं, तो ऐसे क्या होता है, काम ना तो बढ़ता है और सूचनाएं भी प्रेषित हो जाती हैं। वहीं अनौपचारिक संप्रेषण में हमें अलग से एक संदेश लिखने वाला बनाना पड़ेगा, जो संदेश की भाषा बनाएगा, फिर एक दूसरा व्यक्ति जाकर सबको संदेश देगा। तो कुल मिलाकर कार्यों में इसमें वृद्धि हो जाती है। दूसरा होता है निर्णय लेने में विलंब। इसका मतलब ये होता है कि संदेश अपन ने भेजा, उसको सामने वाला पढ़ेगा, समझेगा, सोचेगा, फिर वो दोबारा से आएगा, फिर अपना बताएगा कि मैंने संदेश को ऐसे ऐसे समझा है, फिर कहीं जाकर उस पर निर्णय हो पाएगा। तो निर्णय लेने में इसमें बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है और संस्था का कार्य सही रूप से नहीं हो पाता है। तीसरा देखें धीमी गति। तो जाहिर सी बात है, हमें किसी को सूचनाएं देनी है, हम स्वयं जाकर देंगे तो तीव्र गति से सूचनाएं प्रेषित हो सकती हैं। जबकि अगर इसमें देंगे तो पहले संदेश का मैटर बनेगा, फिर उसको लिखा जाएगा, फिर हस्ताक्षर होंगे, फिर भेजा जाएगा, फिर कहीं जाकर निर्णय लिया जाएगा। तो इसकी प्रोसेस जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है। अधिक रुचि नहीं लेते हैं इसमें कर्मचारी। अब जैसे हमें कोई बात संदेश है वो स्वयं व्यक्ति हमें आकर दे देता है तो हमें अच्छा लगता है सुनने में, बजाय इसकी लिखा पढ़ी करो फिर जाके संदेश भेजो तो उसमें ज़्यादातर रुचि नहीं ली जाती है। तो इसमें कर्मचारी अत्यधिक रुचि नहीं लेते हैं। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ औपचारिक संप्रेषण। अब अपन देखते हैं अपना अनौपचारिक संप्रेषण। तो अनौपचारिक संप्रेषण की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहला होता है सूचना की तीव्रता। ये तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति आपको संदेश भेज रहा है तो सूचनाओं की तीव्रता आसानी से हो जाती है। मैंने आपसे कोई बात कही, पेट में तो पचना नहीं है बात, इसीलिए वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच गई, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अनौपचारिक संप्रेषण में जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। अनिश्चित मार्ग का मतलब होता है इसके अंतर्गत ये डिसाइड नहीं रहता है लिखित रूप में ही भेजना है, मौखिक रूप में ही भेजना है, ये व्यक्ति ही भेजेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति जो सूचनाएं कम इम्पोर्टेंट है या नहीं है वो आसानी से अनिश्चित मार्ग से इसमें सूचनाएं भेज सकते हैं। तीसरा होता है व्यक्तिगत संबंध। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं उनमें आपस में व्यक्तिगत संबंध रहता है। कोई किसी का फ्रेंड रहता है, कोई किसी का रिश्तेदार रहता है, कोई कैसा रहता है, तो आपस में एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंध होते हैं तो सूचनाओं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा इसमें कर सकते हैं। सूचनाओं का प्रेषण। अब सूचनाओं का प्रेषण का मतलब होता है सूचना लिखित रूप में भी भेज सकते हैं, मौखिक रूप में भी भेज सकते हैं। मौखिक रूप में ऐसा होता है कि कर्मचारियों के आपस में ही संबंध रहते हैं तो वो सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित आसानी से हो जाती है। अब लिखित रूप में तब भेज सकते हैं जब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचनाएं रहती है तो वो हम लिखित रूप में भेज सकते हैं। लास्ट होता है हमारी विभिन्न सूचनाएं। अब जब अनौपचारिक संप्रेषण बना है, संगठन बना है, संप्रेषण बना है, तो सूचनाएं होंगी तो संस्था से संबंधित भी सूचनाएं इसमें प्रेषित की जाती है। साथ ही साथ आपके कोई परिवार से संबंधित कोई समस्या है, आपको सुझाव लेना है, तो वो इसमें व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इसमें अपन को प्रेषित की जाती है। अब वहीं पर अपन देखें कि इसके लाभ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रभावी प्रणाली। यहाँ पर अपन देखें कि संदेश को लिखना है, मैटर बनाना है, तो खुद अधिकारी खुद भी रुचि नहीं लेते हैं, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जल्दी से पहुंच जाता है, निर्णय जल्दी लिया जाता है, हमारे संस्था के उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं। इसीलिए एक प्रणाली जो होती है वह प्रभावी प्रणाली कही जाती है। तेजी से प्रभावित। अब सूचनाओं को बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना है। हमने एक व्यक्ति को कहा कि मान लीजिए कल संस्था की छुट्टी है, कल आपको ऑफिस नहीं आना है, या फिर कहा कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो वो जो सूचना है ना वो एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे बहुत जल्दी से जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित हो जाती है। तो इसके अंतर्गत सूचनाएं बहुत तेजी से प्रभावित हो जाती है। तीसरा होता है भरोसा। तो अभी अपन ने पढ़ा था सदस्यों के मध्य में क्या होता है, घनिष्ठता रहती है, व्यक्तिगत संबंध रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए क्या होता है सूचनाओं पर अपन इसमें आसानी से भरोसा कर लेते हैं। अब चौथा होता है तनाव रहित कर्मचारी। कर्मचारियों का आपस में संबंध रहता है, अपने सुझाव भी देते हैं, समस्याएं भी बताते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। तो कर्मचारी इसमें तनाव रहित रूप से कार्य करते हैं। बजाय यहाँ पर देखिए सारे काम एक से जैसे करना है, बॉस ने जैसा किया वही करेंगे, तो एक आदमी भी डिप्रेस माइंड से काम करता है और उसमें तनाव बना रहता है। अब इसके भी कोई ना कोई दोष है जो कि अपन देखते हैं। सबसे पहला होता है इसमें विश्वसनीयता नहीं रहती है। ठीक है, तो विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि लोग बात अफवाहों पर, सूचनाओं पर इसमें भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि लिखित रूप में नहीं होती है। तो इसमें विश्वसनीयता नहीं रहती है, अफवाहें रहती हैं। गोपनीयता इसलिए नहीं रहती है क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे तक भेजी, दूसरे से तीसरे तक भेजी, तो हमारे में गोपनीयता नहीं है। अब मान लीजिए मैंने आपको
बदल जाता है। इतनी सी बात होती है तो वो इतनी बड़ी बढ़ जाती है, तो संदेश का रूप परिवर्तन हो जाता है और अव्यवस्थित रहती है। यानी कि मान लीजिए कोई प्यून ही आपको आके सूचना दे दिया, टीचर को सूचना देनी चाहिए थी जबकि कोई ऐसा अनौपचारिक व्यक्ति सूचना दे रहा है, तो ये होती है इसकी हानि। इस तरीके से अपन ने इस चैप्टर में संप्रेषण के बारे में पढ़ा, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, प्रोसेस क्या रहती है, उसकी बाधाएं क्या रहती है, बाधाओं को दूर कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन ने आज देखा संप्रेषण के प्रकार, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण था, उसकी क्या दोष होती है, क्या हानियां होती हैं और क्या लाभ होते हैं। इस प्रकार ओवरऑल अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। घर पर प्रॉपर तरीके से पढ़िए, कोई डाउट्स है तो स्कूल में आकर आप क्लियर आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।